हेलो दोस्तों, मैं आज एविडेंस एक्ट 1872 यानी साक्ष्य विधि 1872 की धारा 24 से लेकर 28 तक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। धारा 24 कहती है, धमकी, वचन और उत्पीड़ना का प्रभाव यदि किसी व्यक्ति पर है, उसके द्वारा की गई संस्कृति मान्य नहीं होगी, यानी न्यायालय में वह संस्कृति ग्राह्य नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लिए, किसी को कोई धमकी देकर कोई चीज़ कबूल कराया जा रहा है, या उससे कोई शपथ देकर, या देवी जी की कसम दिलाकर, या उसके बेटे की कसम दिलाकर यदि कोई संस्कृति की जाती है तो वह संस्कृति मान्य नहीं होगी। यह बताया गया है धारा 24 साक्ष्य विधि। अब आइए वहीं साक्ष्य विधि की धारा 28 देखते हैं। धमकी, वचन और उत्पीड़ना का प्रभाव जहाँ पर खत्म होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष वह संस्कृति मान्य होती है, धारा 28 बताती है। धारा 28 बताती है कि धमकी, वचन और उत्पीड़ना का प्रभाव जहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष वह संस्कृति मान्य होती है। जैसे पुलिस द्वारा किसी अभियुक्त को पकड़कर लाया जाता है और मजिस्ट्रेट 164 का बयान उसको वहाँ लेती है, और वह बयान में वह अभियुक्त कहता है, मजिस्ट्रेट उससे सवाल करती है, क्या आपने अपने गर्लफ्रेंड का गला काट दिया? तो वह अभियुक्त वहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष कबूल करता है कि हाँ, मैंने अपने गर्लफ्रेंड का गला काट दिया, ऐसा ऐसा कारण था, उस कारण से मैंने अपने गर्लफ्रेंड का गला काट दिया। अगर मजिस्ट्रेट को लगती है कि इस अभियुक्त के ऊपर धमकी, वचन और उत्पीड़ना का प्रभाव है, तो वहाँ पर धारा 24 अपने आप में लागू हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है धमकी, वचन और उत्पीड़ना का प्रभाव यदि अभियुक्त पर है तो उसके द्वारा की गई संस्कृति ग्राह्य नहीं यानी मान्य नहीं होती। तब मजिस्ट्रेट अग्रिम तिथि नियत करती है उसका बयान लेने के लिए, यानी अगली तारीख नियत करती है, और उसको वहाँ से वारंट बनाकर न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन के लिए जेल भेज देती है। वह व्यक्ति जो जेल में रहता है उसको कहा जाता है न्यायिक अभिरक्षा में। मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी करके 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 14 दिनों के बाद जब वह अभियुक्त फिर आता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तब वहाँ समझा जाएगा धमकी, वचन और उत्पीड़ना का प्रभाव खत्म हो गया है। अब साक्ष्य विधि की धारा 28 में जो वह संस्कृति करेगा, यानी जो वह गवाही देगा, धारा 164 की जो गवाही देगा, वह गवाही अब मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, वह गवाही अब मान्य होगी, क्योंकि यहाँ ऐसा समझा जाएगा कि धमकी, वचन और उत्पीड़ना का प्रभाव खत्म हो चुका है। तब वहाँ पर साक्ष्य विधि की धारा 28 प्रभावी हो जाएगी। आइए धारा 25 क्या बताती है। धारा 25 बताती है, पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए
की गई संस्कृति मान्य नहीं होती है। यानी पुलिस के अभिरक्षा में लिया गया बयान वह न्यायालय में मान्य नहीं होता। साक्ष्य वित्त की धारा 25 ये बताती है। पुलिस अभिरक्षा में जो संस्कृति ली जाती है, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है या कुछ भी कर लिया जाता है, लेकिन वो संस्कृति मान्य नहीं होती है। क्योंकि जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं उनको ये पता रहता है कि पुलिस कस्टडी में लिया गया बयान मान्य नहीं होता है। उनसे जब पुलिस पूछती है कि हाँ आपने ये अपराध किया, तो उनको मालूम रहता है कि पुलिस के समक्ष जो गवाही दी जाती है वो मान्य नहीं होती है। वो अपने अपराध को कबूल लेते हैं, हाँ मैंने ये अपराध किया। आपने ये अपराध किया? पुलिस उससे पूछती तो उसने कहा, वो सब कहते हैं हाँ मैंने ये अपराध किया। क्योंकि बड़े बड़े अपराधी को ये सब मालूम रहता है कि पुलिस के समक्ष लिया गया बयान मान्य नहीं होता। अब आइए धारा 26 यानी एविडेंस एक्ट की धारा 26 बताती है, पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान मान्य होता है। यानी जब पुलिस किसी को पकड़कर न्यायालय 164 के बयान के लिए लेकर जाती है, तो न्यायालय में जो कटघरा बना रहता है, अभियुक्त उस कटघरे में खड़ा होता है और पुलिस उस गेट के बाहर खड़ी रहती है। क्योंकि वहाँ अभी भी अभिरक्षा तो पुलिस की ही होती है, क्योंकि वह पुलिस कस्टडी से ही न्यायालय में पेश होता है, तो वहाँ पर अभिरक्षा पुलिस की ही बनी रहती है। तो वह वहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान लिया जाता है, यानी एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य विधि की धारा 26, वो बयान वहाँ पर मान्य होता है। यानी कहा गया है पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिया जाएगा वह बयान मान्य होता है। साक्ष्य विधि की धारा 26 में बताया गया। अब आइए, कभी कभी कोई अभियुक्त डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर जेल चले जाते हैं, तो वह वहाँ से जब जेल चले जाते हैं, उसमें पुलिस को कुछ उस अभियुक्त से साक्ष्य कलेक्ट करना रहता है। यानी उस अपराध से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा करनी रहती है। तब पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिमांड की मांग करती है, जो कि धारा 27 में बताया गया है। धारा 27 में बताया गया है कि जो पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल चले जाते हैं, पुलिस अगर उनसे कुछ साक्ष्य इकट्ठा करना चाहती है या उस अपराध के बारे में कुछ जानना चाहती है, तो वह पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। जब वहाँ पुलिस रिमांड की मांग की जाती है, तब वहाँ यह कहा जाता है कि उस अभियुक्त से कुछ साक्ष्य कलेक्ट करना है, उस अपराध के बारे में कुछ जानकारी उस अभियुक्त से लेनी है कि वह अभियुक्त जिस हथियार का प्रयोग करके वह हत्या किया है, यानी कुल्हाड़ी, वह कहाँ पर छिपा रखा है। यदि अभियुक्त कहता है कि वह कुल्हाड़ी जो मैंने अपराध में प्रयुक्त किया था, वह मेरे सिवा कोई और नहीं बता सकता, मैं ऐसी जगह रखा हूँ, तब वहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया जाता है। यदि अभियुक्त कह देता है
कि वह जो कुल्हाड़ी मैंने हत्या में प्रयुक्त किया था वह कुल्हाड़ी छत पर पड़ी हो, जाकर ले लीजिएगा। तो वहाँ पर पुलिस रिमांड नहीं मिल पाती है। अगर अभियुक्त ये कहता है कि जो साक्ष्य है या जो कुल्हाड़ी मैंने हत्या में प्रयुक्त किया है वह मेरे सिवा कोई और नहीं जान सकता, तब वहाँ पर मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिमांड मिल जाती है। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए हो सकती है पुलिस रिमांड। जब वह अभियुक्त पुलिस रिमांड पर जाता है तो वहाँ पर उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आगे आगे वो अभियुक्त चलता है और उस घटना में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी है या जो भी एविडेंस साक्ष्य है वह आगे आगे उठाकर पुलिस को देता है और पुलिस उस साक्ष्य को कलेक्ट करती है, उसका बाकायदा फ़र्द बनाती है। उसका बाकायदा फ़र्द बनाकर वह सब साक्ष्य जो भी हत्या में प्रयुक्त हुआ है उन सबको वहीं पर तुरंत सील करती है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रहती है। अब वहाँ पर वह साक्ष्य जो इकट्ठा किया गया है, जिसका फ़र्द बनाया गया है, जो सील किया गया है, वह पुलिस के समक्ष किया गया है। अब न्यायालय उस बात को मानने के लिए बाध्य है। न्यायालय उस बात को मानेगी कि हाँ, वहाँ से जो भी साक्ष्य कलेक्ट किया गया है, चाहे वह अभियुक्त द्वारा जो साक्ष्य में प्रयोग किया गया था कुल्हाड़ी, या साक्ष्य के समय जो कपड़ा पहना गया था उस कपड़े पर खून के धब्बे, या वहाँ से जहाँ पर ऐसा घटना हुआ था वहाँ से खून के निशान, सबको वहाँ फ़र्द बनाकर सबको वहाँ पर सील करके पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देती है आगे, क्योंकि वह न्यायिक कार्य में प्रयुक्त हो सके। यानी खून है, खून के धब्बे हैं, तो वो जो उसके विशेषज्ञ हैं, यानी जो जांच करने वाले हैं, वो उन खून जहाँ पर ऐसा घटना घटित हुआ है वहाँ का खून और उसके जो कपड़े पर खून पाए गए थे उन सब खून को आपस में टैली कराएगी और वहाँ से जो भी साक्ष्य कलेक्ट करके पुलिस देगी वह मजिस्ट्रेट को मानना पड़ेगा। ऐसा धारा 27 में बताया गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि धारा 24 में धमकी, वचन, उत्पीड़ना का प्रभाव यदि अभियुक्त पर है तो वैसी संस्कृति मान्य नहीं होगी। अब वहीं पर धारा 28 में बताया गया कि धमकी, वचन, उत्पीड़ना का प्रभाव जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्कृति मान्य है। वहीं पर धारा 25 में बताया गया है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए वह चाहे जो बयान देता है वह बयान मान्य नहीं होता, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग हो चाहे कुछ। वहीं पर धारा 26 बताया गया है पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष जो लिया गया धारा 164 का बयान है वह बयान मान्य होता है। धारा 26 में साक्ष्य विधि में होता है और साक्ष्य विधि की धारा 27 में बताया गया है कि पुलिस रिमांड किस तरह मिल सकती है। यदि अभियुक्त कहता है जो उस समय घटना में प्रयुक्त साक्ष्य है मेरे सिवा कोई और नहीं जानता है, तब वहाँ पर पुलिस रिमांड मिल जाती है। यदि अभियुक्त कहता है कि जो कुल्हाड़ी प्रयुक्त घटना में हुई है वह मेरे छत पे पड़ी है, तो वहाँ पुलिस रिमांड की मांग नहीं मिल पाती है। पुलिस रिमांड मिलने के लिए कोई ग्रांट होना चाहिए, तब जाके वहाँ पुलिस रिमांड मिलती है और वह अभियुक्त जाता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और जो भी साक्ष्य वहाँ देता है सब साक्ष्य
इकट्ठा यानी कलेक्ट किया जाता है, उसका बाकायदा फर्द बनाया जाता है, वह बाकायदा सील किया जाता है और वह मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया जाता है और वह सब पुलिस के समक्ष होता है। लेकिन वह पुलिस के समक्ष रहते हुए भी मजिस्ट्रेट उस सब साक्ष्य को मानने के लिए बाध्य है। आशा करता हूँ यह सब मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब यानी लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। मैं कानून से संबंधित और भी जानकारी आपको आगे लाता रहूँगा। धन्यवाद।